सत श्री अकाल, आदाब, राम राम सभी को। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार आप सभी का द्रोणा केयर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब माध्यम इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि द्रोणा केयर इंस्टीट्यूट आपके शहर कोटा में अब आ चुका है और इसके जो डायरेक्टर हैं इंजीनियर दिलीप जी कुमावत हैं और इनकी एक्सपर्ट फैकल्टी जो आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही है और वेल एक्सपीरियंस फैकल्टी है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं, कोई भी विषय वस्तु है, कोई भी प्रवेश परीक्षा है या नौकरी की परीक्षा है, उस सब की तैयारियों को लेकर आपके शहर कोटा में द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट आ चुका है। तो जितना जल्दी हो सके इस इंस्टीट्यूट से जुड़िए और इसकी सेवाओं और सुविधाओं का लाभ उठाइए। चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा जो विषय है वो है जेट के अंदर आए हुए कृषि जीव विज्ञान, कृषि कीट विज्ञान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन जो आए हुए हैं पुराने, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। कैसे आए हुए हैं, क्यों आए हुए हैं और यही क्वेश्चन क्यों आए हैं, रिपीट होते हैं कई क्वेश्चन, वो भी हमने लिए हैं और क्यों इंपॉर्टेंस इन क्वेश्चंस की, एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आया हुआ है 2013 के अंदर, स्क्रीन पे आपको शो रहा है, विच निमेटोड्स कॉमनली नॉन सिस्ट निमेटोड। सिस्ट आप लोगों ने नाम सुन रखा होगा। सिस्ट एक नॉर्मल जैसे कोई छोटी मोटी गांठ होती है, लेडीज़ के अंदर एक प्रॉब्लम होती है सिस्ट की, तो उनके गर्भाशय में या फिर यूटर्स के अंदर छोटी मोटी सिस्ट बनना शुरू होती है। तो उसी प्रकार की सिस्ट ये प्लांट के अंदर बनाना शुरू करते हैं। तो ये पूछना चाह रहा है निम्न में से कौन सा निमेटोड है जो सिस्ट निमेटोड बनाता है। जैसे पहले दे रखा है मेलिडोगाइनी, दूसरा है हेटेरोडेरा, तीसरा है रेडोफेलस और चौथा है ट्राइकोडोरस। देखो बच्चों, जितने भी निमेटोड होते हैं उन सबका अपना एक अलग अलग नाम होता है। जैसे अपने इंसान हैं और अपने इंसानों का एक अलग नाम दिया हुआ है, जैसे होमोसेपियंस नाम होता है, पशुओं का अलग अलग, बकरी का अलग है, भैंस का अलग है, हर चीज़ का ऐसे अलग अलग नाम दिया हुआ है। तो अपने को ये जो निमेटोड हैं अलग अलग नाम होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम अपने को दे रखा है, जबकि इसका जो नेचुरल नेम है या कॉमन नेम है वो ऐसे सिस्ट निमेटोड नाम से होता है। जो मेलिडोगाइनी होता है इसका नाम होता है मूल गांठ सूत्रकृमि। मूल गांठ सूत्रकृमि जो होता है उसको मेलिडोगाइनी स्पीसीज कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में बोले तो रूट नोट निमेटोड। रूट नोट निमेटोड पूछा जाता है बहुत बार, तो मेलिडोगाइनी स्पीसीज रहती है। हेटेरोडेरा, जिस किसी की सिस्ट होती है, सिस्ट अपने शरीर में बन सकती है, जिसके सिस्ट होती है वो नॉर्मल सी बात है, ऐसी चीज़ों से नफरत करेगा और नफरत को क्या कहते हैं, हेट कहते हैं। तो हेटेरोडेरा, जहाँ सिस्ट निमेटोड आता है वो हेटेरोडेरा होता है। ये इसका राइट आंसर है, सिस्ट निमेटोड होता है हेटेरोडेरा। इसके बाद आता है राडोफिलस। ये निमेटोड का नाम है। राडोफिलस मतलब एक टर्म आती है राड़ देना। राडोफिलस होता है, जैसे मान लो राड़ नहीं मतलब होता है ठरका देना, पीट देना। कैसे जैसे स्कूल के अंदर कोचिंग में बच्चे शोर कर रहे हैं, ज़्यादा बुर्रा बुर्रा कर रहे होते हैं, तो उनको मास्टर जी ने पकड़ के राड़ दिया। तो राड़ना मतलब जब बच्चा बुर्रा बुर्रा करेगा, तो इसी तरह से राडोफेलस जो होता है वो बुर्रा निमेटोड होता है, बुर्रोइंग निमेटोड। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार अब आगे जो रिपीट होता है इन्हीं में से कोई घुमा फिरा के पूछ लेता है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्राइकोडोरस। ट्राइकोडोरस जो निमेटोड होता है इसका नाम होता है स्टबी रूट। स्टबी रूट निमेटोड होता है। ये कौन सा होता है, स्टबी रूट, यानी कि गुच्छे मुच्छे हो जाते हैं जड़ों के अंदर, पतली पतली जड़ें होती हैं, बिल्कुल बारीक गुच्छों जैसी। जैसे किसी के बाल नहीं होते, जैसे धोता नहीं है, बहुत पतले पतले बाल होते हैं, चिपक जाते हैं, गुच्छे से बन जाते हैं, उस तरह की स्ट्रक्चर बन जाती है। स्टबी रूट निमेटोड जो होता है वो ट्राइकोडोरस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हेटेरोडेरा। ये अलग अलग स्पीसीज पे डिपेंड करता है। हेटेरोडेरा अगर मेज में लगा हुआ है तो हेटेरोडेरा जी हो जाता है नाम उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इन कॉकरोच। सब जानते हैं कॉकरोच क्या है। कॉकरोच के ऊपर है एक्सक्रेशन टेक प्लेस। एक्सक्रेशन का मतलब होता है उत्सर्जन, मल त्याग। मल त्याग करता है, मूत्र त्याग करता है। वो कहाँ से कैसे करता है, जेट 2013 के अंदर ही आया हुआ क्वेश्चन है। प्री पीजी वालों के लिए भी, जेट के लिए भी और AOW सब में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये अपने आप में कीट है और कीट एंटोमोलॉजी का पार्ट है। अब देखो सबसे पहले आते हैं, इन अंगों के नाम दिए हैं। पहला है मालपीजियन ट्यूबुल्स, दूसरा है नेफ्रीडिया, तीसरा है किडनी और चौथा है फ्लेम सेल्स।
तो एक चीज़ ध्यान रखना सभी बच्चे भी, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जितने भी इंसेक्ट यानी कि कीट जितने भी होते हैं, उनमें एक्सक्रेशन जो होता है वो हमेशा मैलपिगी नलिकाओं से होता है। किससे? मैलपिगी नलिकाओं से। तो कॉकरोच भी क्या है? एक इंसेक्ट है, तो इंसेक्ट में नो डाउट मैलपिगी नलिकाओं से इसका आंसर सही होगा। कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रेशन होता है वो मैलपिगी नलिकाओं से होता है। और इसका जो नाम दिया था वो मैलपिगी नाम का एक साइंटिस्ट था, इटालियन था, उसके नाम पर इसका नाम था। नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया द्वारा होता है केंचुआ में। किसमें? केंचुआ जो होता है अर्थवर्म, उसमें नेफ्रीडिया से होता है। और जो किडनी जो होती है ये मैमल्स में होती है। किसमें होती है? मैमल्स में, यानी कि जो जंतु होते हैं, मनुष्य होते हैं, पशु होते हैं, उनमें होती है। और किडनी जनरली यूरिन के लिए होती है, यूरिन को एक्सक्रीट करती है। उसके बाद आता है फ्लेम सेल, जिसको हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं कहते हैं। ये स्टूडेंट्स प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस एक फाइलम है जिसमें फीताकर्मी, यकृतकर्मी वो आते हैं। उन सब में किससे होता है? फ्लेम सेल, यानी कि ज्वाला कोशिकाओं। जैसे आग की लपट जलती है तो इस तरह से दिखती है, आग की लपट इस तरह से जलती हुई दिखती है, तो आग की लपटों की तरह इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो फ्लेम सेल जो होती है वो यकृतकर्मी या फीताकर्मी जो होते हैं उनमें फ्लेम सेल्स होती है। किडनी मनुष्य के अंदर और पशुओं में नेफ्रीडिया, केंचुआ में, और मालपीजन जितने भी इंसेक्ट हैं, ये ध्यान रखिए, जितने भी इंसेक्ट होते हैं उत्सर्जन मैलपिगी नलिकाओं से होता है। तीसरा जो क्वेश्चन आया हुआ है ट्राइकोनिम्फा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है, सहजीवी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्या है, ये सहजीवी है और किसी जीव के पेट में रहता है। उसका काम होता है भोजन का पाचन करना। वो जीव खुद पाचन नहीं कर पाता है, इसलिए उसके पेट के अंदर एक प्रोटोजोआ रहता है जिसका नाम होता है ट्राइकोनिम्फा। ये पूछना चाह रहा है कि ये ट्राइकोनिम्फा जो जीव है निम्न में से किसकी आंत में पाया जाता है? कौन सा कीड़ा है, कौन सा जीव है जिसकी आंत में ये पाया जाता है? तो पहले बात करते हैं व्हाइट ग्रब, इसमें नहीं होता है। टर्माइट इसमें होता है, लोकस्ट में नहीं होता है, खपरा बीटल में भी नहीं होता है। टर्माइट क्या खाती है? सेलुलोज खाती है। तो सेलुलोज का पाचन करने के लिए इसके शरीर में ट्राइकोनिम्फा नाम का एक प्रोटोजोआ होता है। और सहजीवी क्यों है? क्योंकि दीमक इसको रहने के लिए जगह दे रही है अपने आंत में, और दूसरा ये बदले में दीमक को क्या कर रहा है? अपने उसका पाचन कर रहा है सेलुलोज का। सफेद लट में मैलपीजी नलिकाओं से होता है, लोकस्ट में भी मैलपीजी नलिकाओं से, खपरा बीटल में भी, टर्माइट में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जेट नहीं, सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, ये चारों के चारों जो इंसेक्ट हैं वो पॉलीफेगस हैं। क्या है? पॉलीफेगस, यानी कि बहुभक्षी, बहुभक्षी है, हर जगह मिल जाएंगे। व्हाइट ग्रब है, इसका साइंटिफिक नेम पूछ लेते हैं क्या है, टर्माइट का नाम पूछ लेते हैं, लोकस्ट का नाम पूछ लेते हैं, खपरा बीटल का नाम पूछ लेते हैं, तो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी तक के लिए ट्राइकोनिम्फा दीमक में होता है। पॉलीफेगस का मतलब है ये हर क्रॉप में, हर जगह आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेज लोकस्ट कॉज मैक्सिमम हार्म टू द क्रॉप्स? निम्न में से जीवन की किस प्रावस्था में टिड्डी फसलों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है? इंसेक्ट के अंदर कई प्रावस्थाएं होती है, जैसे कि एग से लार्वा, लार्वा से एडल्ट बनता है, और प्यूपा भी आता है, लेकिन कुछ में प्यूपा एब्सेंट रहता है। लोकस्ट की बात की है तो लोकस्ट में प्यूपा नहीं होता है, लार्वा ही होता है। तो ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेज है जो हानिकारक होती है? देखो, जो हानिकारक की बात करें तो लार्वा और एडल्ट दोनों ही हानिकारक होते हैं, लार्वा और एडल्ट दोनों ही हानिकारक है। लेकिन ये किस प्रावस्था में फसलों को सर्वाधिक नुकसान होता है? क्वेश्चन को देखिएगा, इसके ऑप्शन बड़े कंफ्यूज किए हुए हैं। निम्फ प्रावस्था, क्योंकि लोकस्ट की जो लार्वा होती है उसको निम्फ कहते हैं, लोकस्ट की लार्वा को निम्फ कहते हैं, निम्फ फेज लिखा है। उसके बाद दे रखा है सॉलिटरी फेज, उसके बाद दे रखा है यूथी फेज, फिर लिखा हुआ है ए और बी, यानी कि 1 और 2 दोनों। लेकिन अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है सर्वाधिक नुकसान यानी कि मैक्सिमम कौन करेगा? निम्फ तो सीधी सी बात है, खाते हैं, चाहे वो 2 होंगे 4 होंगे, खाएंगे। सोल्ट्री जो फेज होती है ना, वो होती है इक्का दुक्का, यानी कि आपको कहीं न कहीं चकत्तों में मिलेगी, बहुत कम देखने को मिलती है। इक्का जो अभी आपको आसपास कहीं भी टिड्डी के राम जी का घोड़ा, जो भी मामा घोड़ा बोलते वो दिखता है, वो साल्ट्री फेज है, यानी कि एकल प्रावस्था है, वो ज़्यादा नुकसान नहीं करते हैं। निम्फ
डिपेंड करता है इन दोनों पे। ग्रेगेरियस का मतलब होता है ग्रुप में आना, एक साथ आना। बहुत जैसे पीछे 1-2 साल पहले टिड्डियों का अटैक हुआ था, यूथ का मतलब बहुत सारे ग्रुप में इकट्ठे होके आए थे। और पहला और दूसरा तो नहीं हो सकता क्योंकि सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक नुकसान इसका जो करती है वो ग्रेगेरियस फेज होती है। ग्रेगेरियस फेज और सॉलिटरी फेज इक्का दुक्का होती है। और निम्फ तो निम्फ होता ही है, क्योंकि वो चाहे ग्रुप में आए चाहे वो सिंगल में आएगी तो वो निम्फ स्टेज से होके ही आएगी। और इसकी जो निम्फ स्टेज होती है, इसको ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको फड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? फड़का, हिंदी में फड़का कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात, पहचान कैसे होती है? अगर आपने देखा होगा भी, आप घरों के आसपास या खेतों में कहीं भी टिड्डी या राम जी का घोड़ा देखते हो, बड़ा ग्रीन से कलर का होता है, रंग बिरंगा होगा। लेकिन जो टिड्डी होती है जो ग्रुप के अंदर आती है वो रंग बिरंगी नहीं होती है, भद्दे कलर की होती है, काले धूसर कलर की सी होगी या येलो कलर की होगी, डार्क येलो, लाइट येलो, काले धब्बे से होते हैं। लेकिन जो सॉलिटरी फेज होती है ये डार्क ग्रीन कलर की होती है, दिखने में थोड़ी सुंदर होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर पूछा क्या गया, ये चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आपको वापस बताना चाहूंगा कि द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट के यहाँ बैच प्रारंभ हो चुके हैं। आप यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। प्री पीजी, कृषि प्रवेशक, सुपरवाइजर और जितने भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारियां हैं, आप DCI के यहाँ कोटा के अंदर पधार सकते हैं, इन सुविधाओं का लाभ लें। चलिए वापिस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आया है, इन प्रॉवन हास्टेड प्लेट इज फाउंड इन, ये जेट 2013 के अंदर आया क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि हास्टेड प्लेट झींगा के किस अंग में पाई जाती है? झींगा एक प्रकार से इंसेक्ट तो नहीं है, लेकिन इंसेक्ट के अलावा जो फाइलम होते हैं वहां से क्रस्टेशिया से लिया गया है। तो प्रावण का जो फाइलम होता है क्रस्टेशिया होता है, क्रस्टेशिया। क्रस्ट का मतलब होता है उनके शरीर पर एक तगड़ा आवरण होगा। क्रस्टेशिया के अंदर झींगा आता है, केंकड़ा आता है। बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है केंकड़े का ग्रुप कौन सा है, झींगे का ग्रुप कौन सा है, लॉबस्टर का ग्रुप कौन सा है, तो क्रस्टेशिया है। तो ये बोल रहा है कि जो हास्टेड प्लेट होती है ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हास्टेड जो प्लेट होती है वो होती क्या है। जैसे अपने चाय घरों में छानते हैं, चाय छानने के लिए छलनी होती है, उसी तरह से हास्टेड प्लेट एक फिल्टर प्लेट होती है। क्या होती है? फिल्टर प्लेट होती है। तो नॉर्मल सी बात है, फिल्टर प्लेट इसके शरीर में कहीं ना कहीं तो होगी। नॉर्मल सी बात है कि मुंह से लेकर उसके गुदा तक कहीं ना कहीं होगी वो। अब पता करते हैं सबसे पहले ग्रेसिका वाला पार्ट ये रहता है अपना। तो जैसे मुंह है, ये मुख गुहा है, मुख गुहा जैसे खुली उसके जस्ट नीचे वाला ग्रेसिका पार्ट आ जाता है। फिर आता है अमाशय, यानी कि अपना जो नीचे जाके लीवर और अमाशय जो रहता है। उसके बाद आता है गिल्स तो नॉर्मल सी बात है, श्वसन अंग है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। गिल्स क्या है? श्वसन अंग है, सांस लेने का। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि फिल्टर प्लेट होती है, तो श्वसन अंग में तो नहीं होगी। तीसरा है, चौथा है बक्कल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। जैसे मुख खुला, वो मुख गुहा है। तो देखो मुख के अंदर तो वैसे भी प्लेट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मुख में प्लेट होगी तो भोजन नीचे जा ही नहीं पाएगा। जब भोजन कटेगा, फटेगा, तब उसके छनेगा वो शरीर के अंदर, आंत के अंदर। तो ओइसोफेगस तो वैसे ही कट गया, गिल्स वैसे कट गया, मुख हुआ वैसे ही कट गया। बचा क्या? कार्डिक स्टोमक। कार्डी यानी कि अमाशय। तो अमाशय जो अंदर का अमाशय के आसपास का जो एरिया, वहाँ ये प्लेट लगी रहती है। जब भोजन शरीर में जाएगा, वो कटेगा, कटने के बाद जब वो आगे जाता है तब उसकी छलनी से छाना जाता है। वो छलनी का नाम क्या होता है? हास्टेड प्लेट रहता है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, किस तरह से आइडिया लग सकता है। आप नॉर्मल सी बात है, ग्रसिका तो गले के अंदर तो कोई चीज़ अटक गई तो वो खा ही नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ वो प्लेट हो नहीं सकती। जैसे अपने भी लीवर अमाशय रहते हैं, गले के अंदर कुछ नहीं होता है फिल्टर करने के लिए। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ऑर्डर विच इंक्लूड मैनी बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑफ इंसेक्ट। ये भी जो 13 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से किस भाग में जैविक नियंत्रण के सर्वाधिक कीट पाए जाते हैं? भाग नहीं है ये, भाग की जगह आएगा ऑर्डर। कौन से ऑर्डर? यानी कि गण। कौन से गण के कीड़े हैं जो फसलों के लिए, किसान के लिए लाभदायक हैं? सीधी सी बात ये पूछ रहे हैं। देखो डिप्टेरा, डिप्टेरा के अंदर आता है मक्खी, घरेलू मक्खी। कौन सी? घरेलू मक्खी और मच्छर। तो ये दोनों तो वैसे ही लाभदायक नहीं, नुकसान पहुंचाते हैं। कोलियोप्टेरा के अंदर आपके आते हैं भ्रंग और विविल, यानी कि जिसमें आपको कहते हैं घुण। घुण का नाम सुना हुआ? घुण। खपरा, खपरा भी इसी में आता है। तो क्या ये फायदा करता है? नहीं करता। ये ऑर्डर भी फायदा नहीं कर रहा। लेपिडोप्टेरा के अंदर क्या आता है? शलभ, यानी कि मौत। और इसके अलावा आती है तितली। तो शलभ, मौत, ये क्या जनलिक है? जो पोड बोरर होता है,
फिड़किले जो होते हैं उनको ऐसे शलभ कहते हैं, तो वो नुकसान करता है खेतों में। तितली कुछ लाभदायक होती है, कुछ हानिकारक होती हैं। तो ये कंप्लीटली तो हार्मफुल नहीं है, कंप्लीटली बेनिफिशियल भी नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं हाइमेनोप्टेरा की। बच्चा कौन सा? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा में आती है शहद मक्खी, शहद मक्खी आती है, ट्राइकोग्रामा आता है। ये दोनों ही क्या है? लाभदायक है। दोनों ही क्या है? लाभदायक। तो इस तरह से हाइमेनोप्टेरा क्या है? अकॉर्डिंग टू इन ऑर्डर। देखो हाइमेनोप्टेरा में भी एक कीड़ा होता है जो जैसे सरसों की आरा मक्खी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? सरसों की आरा मक्खी, मस्टर्ड साफलाई, वो हाइमेनोप्टेरा में आती है, फसलों को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन वो एक ही अपवाद है उसमें, बाकी सारे क्या हैं? बेनिफिशियल है। अगर बात करें इन चारों की, तो इन चारों में पलड़ा भारी किसका है? हाइमेनोप्टेरा का है। तो नो डाउट इसका जो राइट आंसर जाएगा वो हाइमेनोप्टेरा ही जाएगा। तो ये साथ साथ मैंने इसके एग्जाम्पल भी लिखा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा, तो एग्जाम्पल से आधा पता चल जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो बेनिफिशियल ऑर्डर के अंदर हाइमेनोप्टेरा का नाम सबसे ऊपर आता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड। क्या बोला? निम्न में से कौन सा ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड नहीं है? ऑर्गेनोक्लोरीन का मतलब क्या होता है? जिसमें कहीं ना कहीं क्लोरीन तत्व पाया जाता हो। ठीक है, अब बात करते हैं BHC। BHC क्या है? बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्लोराइड आ रहा है इसमें, ठीक है। दूसरा आता है DDT। DDT का नाम क्या आता है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल टेट्राक्लोरीन। तो कहीं ना कहीं क्लोरीन इसके अंदर आ रहा है, इसमें भी क्लोरीन कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये कोई नोट इसने पूछा कौन सा नहीं है। इसके बाद आता है एल्ड्रीन। देखो एल्ड्रीन, लिंडेन, इस टाइप के कुछ होते हैं, वो इन्हीं के ये प्रोडक्ट रहते हैं, किसके? BHC के, इनके। तो एल्ड्रीन भी नहीं है। बचा कौन सा? डाइजीनोन। कौन सा बचा? डाइजीनोन। ये होता है इसका राइट आंसर। अब आपको मैं एक पहचान बता देता हूं, जब किसी का पूरा नाम आता है उसमें कहीं ना कहीं क्लोरीन का नाम आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्लोरीन के ग्रुप से बिलोंग करेगा। अब एल्ड्रीन में नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन एल्ड्रीन क्या होता है? इनके गामा आइसोमर है, बीटा आइसोमर है, उनके उत्पाद रहते हैं, DDT हुआ चाहे BHC हुआ, इनके आगे भाई बहन रहते हैं, इनके आगे संख्या जो होती है वो रहती है, तो उनका कहीं ना कहीं नाम लिंडेन नाम दे दिया। लिंडेन BHC के अंदर ही होता है लगभग, तो अपने उसको ये नहीं कह सकते। लेकिन ये देखो ऑन लगा हुआ है, एक पहचान होती है किसी के नाम के आगे ऑन, यान, ओस, फोस, ऐसे कुछ लगे हुए हैं, वो सारे OP ग्रुप के होते हैं। क्या लिखे थे? OP ग्रुप। OP ग्रुप का मतलब होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट। ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, कुछ एक्सेप्शन है वो आगे बताऊंगा मैं आप लोगों को, लेकिन आपको एक आइडिया लगना चाहिए। जिनके आन, यान, ओस, फोस लगे रहते हैं वो कहाँ आते हैं? सारे OP ग्रुप में आते हैं। और ये कौन सा ग्रुप हो गया? OC ग्रुप। OC का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनोक्लोरीन। और ये OP का मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे कि एंडोसल्फान। एंडोसल्फान पीछे क्या आ रहा है? आन आ रहा है, फान तो मतलब आन आ रहा है। अगर अपने ट्रिक्स क्या कहती है? अपनी ट्रिक्स कहती है कि ऑन आया है तो किस में होना चाहिए, लेकिन ये OP में नहीं होता है, ये आता है ऑर्गेनोक्लोरीन वाले, हाइड्रोक्लोरीन या ऑर्गेनोक्लोरीन, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं क्लोरीन होता है। तो इसलिए ये अपवाद है, अपने ट्रिक्स के अकॉर्डिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है कि जिसके पीछे ये नाम लगा वो सारे OP होंगे, लेकिन जनरली आन, यान, फोस, एट, मेट ऐसा कुछ लगा रहता है नाम के पीछे, वो सारे OP ही होते हैं। ठीक है, कुछ एक एक्सेप्शन है, जैसे एंडोसल्फान मैंने बता दिया, एक आधा और आएगा वो अपने आगे बताएंगे। तो इसलिए क्या एंडोसल्फान बहुत बार पूछा जाता है। आपको मैं बता दूं, जैसे ये क्वेश्चन आया ना, निम्न में से ऑर्गेनोक्लोरीन नहीं है, उसी तरह से पूछा जाता है एंडोसल्फान कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, उसमें कहीं ना कहीं OP तो पक्का ही दिया होगा, क्योंकि लोग ये सोच के तैयार करते हैं भी आन, यान, फोस है तो OP में होगा, लेकिन होता किस में है? हाइड्रोक्लोरीन या ऑर्गेनोक्लोरीन वाले में आता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसमें से कौन सा नहीं है? डाइजीनाइन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी टिड्डी दल का निर्माण होता है कब?
यानी कि लोकस्ट फ्रॉम माइग्रेट स्वार्म व्हेन कब करती है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए माइग्रेटोरी लोकस्ट का नाम क्या होता है, ये बहुत बार आता है। माइग्रेटोरी लोकस्ट, माइग्रेट का मतलब क्या होता है? कहीं से छोड़ के जा रही है। क्या जा रही है? छोड़ के जा रही है। तो इसका जो नाम होता है ना, इसी नाम के अंदर ही छिपा हुआ है। कौन सी लोकस्ट है ये? माइग्रेटोरी लोकस्ट है, ठीक है। तो इसका नाम होता है लोकस्टा माइग्रेटोरिया। क्या नाम होता है इसका? लोकस्टा माइग्रेटोरिया। नाम में ही माइग्रेटोरिया आ जाएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा ऑप्शन में। या आपसे पूछा जा सकता है लोकस्टा माइग्रेटोरिया किसका नाम है, वो भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए लोकस्ट का है। कौन सी लोकस्ट? माइग्रेटोरी लोकस्ट का नाम है, ठीक है। माइग्रेटोरी लोकस्ट और साइंटिफिक नेम में लोकस्ट पहले आ गया, माइग्रेटोरिया बाद में चला गया। अब ये बोल रहा है कि कब आता है। अगर मान लो भी कोई भी एक ग्रुप होता है या कोई भी मजदूर वगैरह हैं या फिर जैसे लोग हैं जहाँ पे किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो उसको छोड़ के दूसरी जगह क्यों जाते हैं, ठीक है। वो अभी आपको मैं बताता हूँ कैसे। ये बोला ये भूखे होते थे भोजन की तलाश में निकलते हैं, ये सही है। भूखे होते हैं इसलिए भोजन की तलाश में निकलते हैं। भोजन की तलाश में निकलेंगे तो ज़्यादा दूर तो नहीं जाएंगे, आसपास ही ढूंढेंगे, तो ये हो नहीं सकता। क्यों? इतनी दूर तो नहीं जा सकते कि भी अपने को इतनी दूर जाएंगे तो बेचारे भूखे मर जाएंगे, आसपास ही ढूंढेंगे। अगला है पर्यावरणीय स्थितियों में बहुत अनुकूल हो तथा जनन साधनों पर प्रचुर खाद्य उपलब्ध हो, ये हो सकता है। एक बार इसको टिक कर लेते हैं, ये हो सकता है। तीसरा है क्रॉप ईट्स आर रेडी टू, फसलें खाने योग्य तैयार हो जाते हैं। देखो ये नहीं हो सकता, फसल पकने में 2-4 महीने लगे, इतने दिन तो कोई भूखे रह नहीं सकता। तो ये एक प्रकार से कट गया, ठीक है। ये क्या है? ये कट गया आपने, ये नहीं हो सकता। ये कुछ कुछ हो सकता है, ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगला है अधिक संख्या में प्रवासी दल एक ही स्थान पर इकट्ठे हो जाते हैं। कहने मतलब जब इकट्ठे हो जाएंगे तो उसका निर्माण हो जाएगा, नहीं। ये क्या कह रहा है? अधिक संख्या प्रवासी एक स्थान पर इकट्ठे होने का मतलब क्या होता है? इकट्ठे होने से निर्माण नहीं होता है, वो इकट्ठे हुए हैं, वहां से भागे नहीं है। कहने का मतलब क्या है? इकट्ठे हुए हैं, वहां से भागे नहीं। से मैंने किसी बंदों को ऐसे ग्रुप को बुलाया, वो सारे एक साथ इकट्ठे हुए, इसका मतलब ये थोड़ी वो भागने के लिए इकट्ठे हुए, वहां से माइग्रेट करने के लिए इकट्ठे हुए। तो ये भी कहीं ना कहीं सही क्या बैठ रहा है। ये देखो माइग्रेटोरी का मतलब क्या होता है कि जब परिस्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तब वो वहां की जगह छोड़ेंगे, क्योंकि उनमें जनसंख्या बढ़ जाएगी, जनसंख्या बढ़ेगी, प्रजनन ज़्यादा होगा, प्रजनन ज़्यादा होगा तो वो क्या है, फिर जितने ज़्यादा प्रजनन होता है उतनी संख्या बढ़ती है, तो सारे अपने खाने की तलाश में उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाना पसंद करते हैं। जैसे मक्खियाँ, आपने देखा हुआ शहद मक्खी होती है, छत्ते को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है, एक साथ ग्रुप में जाती हैं। उसी तरह से ये माइग्रेटोरी जो लोकस्ट होती है, ये भी क्या करती है, जब इनकी संख्या बढ़ जाती है, क्यों बढ़ेगी? क्योंकि वातावरण अनुकूल है, मौसम अच्छा है, तो जनन तेजी से करेंगे, जनन तेजी से करेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी तो खाने की डिमांड बढ़ेगी, तो खाने की डिमांड बढ़ेगी तो इनको कहाँ, ये फिर फसल पकने का वेट थोड़ी करेंगे, ये तो बस जो आएगा उसको खाने की कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ वहाँ खत्म करती जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा स्टूडेंट्स, वो होगा पर्यावरणीय स्थिति जब अनुकूल हो और जनन साधन या खाद्य उपलब्ध हो, तब ये क्या है, इनका निर्माण होता है। ठीक है, एक बार वापस आपको रिमाइंड करवा दूं कि आपके कोटा के शहर के अंदर डीसी इंस्टीट्यूट, जेट आईसीआर, प्री पीजी, सीयूटी आईसीआर, कृषि प्रवेश और फाउंडेशन बैच भी शुरू कर किया है, और इसके साथ साथ इसमें कोचिंग और हॉस्टल की भी व्यवस्था है। हॉस्टल की व्यवस्था है, तो दूर दराज से आने वाले जितने बच्चे हैं तो आपको रहने करने की कोई भी समस्या नहीं होगी। तो जल्द से जल्द संस्थान से जुड़ें, और वेल एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है आपको पढ़ाएंगी, उदयपुर से, बीकानेर से, जोबनेर से पढ़े हुए जो फैकल्टी है, नेट पीएचडी एमएससी वाले आपके लिए यहाँ हाजिर हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो इस संस्थान से जल्द जुड़ें। आपके सामने इसका एड्रेस, फ़ोन नंबर वगैरह है, तो आप चाहें तो कॉल मैसेज करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, द सेक्स ऑफ प्रावण कैन बी आइडेंटिफाइड एक्सटर्नली बाय ऑब्जर्विंग विच अपेंडेजेस। कहने का मतलब होता है प्राण। प्राण का मतलब क्या होता है? प्राण का मतलब होता है झींगा। क्या है? झींगा। इंग्लिश में नाम है इसका, हिंदी में कहते हैं झींगा। झींगा में बाह्य तौर पर लिंग की पहचान किस उपांग को देखकर की जा सकती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे पता चलेगा भी उसका जो लिंग जो होता है वो मेल है या फीमेल है, क्या है, कैसे पता चलेगा? देखो, पहले बोल रहा है सेकंड चिलेट लेग, फिर बोल रहा है सेकंड प्रथम मैगजीली,
ठीक है, दूसरा पूछा है इद्रीय उपांग, तीसरा, चौथा है द्वितीय नॉन चिलेट ट्रायंगल। देखो चिलेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये, यहाँ पे देखो चिलेट लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है नॉन चिलेट। चिलेट होता है कठोर चीज, नखर नाखून टाइप होता है। तो ये जो आगे वाली टांग है इन पे तो नाखून बड़े बड़े पाए जाएंगे और ये जो टांगे हैं इन पे नाखून नहीं होंगे, ठीक है। और मैक्सिली का मतलब क्या होता है, मुखांग में जो पाए जाते हैं वो होते हैं जबड़े टाइप, ठीक है। और एब्डोमल अपेंडिज मतलब जो पीछे पेट के उपांग, इन चारों में किसको देख के पता चलता है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है सेकंड चिलेट लेग। सेकंड चिलेट लेग कैसे होता है, मान लो ये झींगा होता है इस तरह से, झींगे में ऐसे 5 जोड़ी टांगे यहाँ होती हैं और 5 जोड़ी टांगे पेट पे होती हैं और 2 जोड़ी क्या होती है इसमें एंटीना, यानी कि टोटल एंटीना कितनी होंगी, 4 होंगी। 10 जोड़ी टांगे होती है, पीछे वाली 5 टांगे जो होती है वो तैरने वाली होती हैं और आगे वाली 5 होती है वो चलन टांगे होती है। तो सेकंड जो लेग होती है ना इसकी झींगा की, वो बहुत थोड़ी बड़ी सी होती है, इस तरह से होती है, थोड़ी ज़्यादा बड़ी होती है, फूली लगती है। तो यहाँ से इसके सेक्स का, इसके लिंग का डिटर्मिनेशन होता है कौन सी लेग से, सेकंड लेग से। और कौन सी लेग, सेकंड लेग चिलेट। चिलेट का मतलब उसमें नाखून या क्यूटिकल ज़्यादा हार्ड होगी, जबकि इसके जो पीछे वाली जो टांगे होती है उन पे नहीं होता है। आगे वाली 2 टांगे होती है उनमें सेकंड पे ज़्यादा होता है, फर्स्ट पे भी होता है, लेकिन पीछे वाली पे इस तरह के नखर या कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है, इसलिए वो क्या है, नॉन चिलेट लेग कहलाती है। क्या कहलाती है, तो नॉन चिलेट। जबकि पहचान कौन सी लेग से होती है, चिलेट लेग से। तो कौन सी चिलेट लेग, सेकंड चिलेट लेग, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये जेट 2014 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। झींगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेट के कोर्स के लिए। एक बार फिर से आपके द्रोणा केयर इंस्टीट्यूट के अंदर आप दे सकते हैं, आपके यहाँ जितने भी स्टाफ हैं, डॉक्टर गजेंद्र जी हैं, मिस कृष्णा सर हैं, सत्यनारायण सर, दीपक सर, मनोज सर, और बायोलॉजी के लिए मैं खुद राजेंद्र कुमार, दौलतराम सर हैं, गगन सर हैं। बाकी केमिस्ट्री आपके जो फाउंडर हैं इस बैच के, इस संस्थान के, DCI के दिलीप जी हैं, बाकी उनकी पूरी टीम है। तो जल्द से जल्द इस संस्थान से जुड़ें और लाभ उठाएं। वापिस आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विजन ऑफ कॉकरोच। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजन का मतलब होता है देखना, दृष्टि जो होती है। जेट 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोनोकुलर होती है क्या, बाइनोकुलर होती है, या मोजेक होती है, या सभी होती हैं। 4 ऑप्शन दिए। मोनोकुलर आपने प्रयोगशाला के अंदर वो देखा होगा आपने, मोनोकुलर और बाइलोकुलर जो लेंस होते हैं, माइक्रोस्कोप देखे होंगे। एक जो मोनोकुलर का मतलब एक ही पाइप होती है जिससे आप एक बार एक आंख से देखते हो, वो होता है मोनोकुलर। और जिसमें 2 पाइप होते हैं जिसे दोनों आंखों से देखते हो, वो बाइनोकुलर होता है, ठीक है। और तीसरा मोजेक क्या होता है, मोजेक होता है जिसमें बहुत सारे एक साथ जुड़ जाते हैं। मोनोकुलर की बात करें तो मोनोकुलर के अंदर इस तरह से एक सिंगल लेंस रहता है, ठीक है। बाइनोकुलर में 2 रहेंगे ऐसे, ठीक है। जबकि कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच है एक इंसेक्ट। क्या है, इंसेक्ट है, यानी कि कीट है। और कीट में जो आंखें होती हैं वो कंपाउंड आई होती है, संयुक्त नेत्र होते हैं। क्या होते हैं, संयुक्त नेत्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, कंपाउंड आई। क्या कहते हैं, कंपाउंड आई कहते हैं। अब देखो कंपाउंड का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ। तो बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें मिलकर आपस में जुड़ के कंपाउंड आई बनाती है। देखो कैसे बनाएगी, मैं आपको दिखा देता हूं। इस पे हेक्सागोनल रहते हैं, ऐसे क्या रहते हैं, हेक्सागोनल, इस तरह से हेक्सागोनल रहते हैं। शहद का छत्ता नहीं होता है मक्खियों का, उस तरह से ऐसे लेंस आपस में इसमें जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये राउंड बनता है, ऐसे आंख का क्या बनता है, ऐसे राउंड बनता है। तो ये सारे क्या हैं, अलग अलग क्या है, लेंसेज हैं। एक लेंस तो होता तो मोनोकुलर होता, 2 ही लेंस होते तो। लेकिन मोजेक का मतलब होता है बहुत सारी चीजें जब मिलके एक डायग्राम को बनाती हैं, बहुत सारे लेंस मिलके जब बनाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, मोजेक कहते हैं। तो कॉकरोच की जो दृष्टि होती है वो मोजेक होती है। ऊपर वाले दोनों है नहीं तो नीचे वाला वैसे भी नहीं होगा। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है कि कीटों के अंदर कौन सी आंखें होती हैं, कंपाउंड आई, यानी कि संयुक्त नेत्र। संयुक्त का मतलब होता है बहुत सारी चीजें मिलकर संयुक्त रूप से आंख का निर्माण करती है। अब ये सारे क्या हैं, लेंस हैं, बहुत सारे लेंस मिलके एक आंख बना रहे हैं जिसको संयुक्त आंख कहते हैं, संयुक्त नेत्र कहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, इसके एक पर्टिकुलर लेंस को क्या कहेंगे। ये सिंगल लेंस है, इसको क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है क्योंकि आपके इंसेक्ट है,
इसको कहते हैं ओमिटीडिया। क्या कहते हैं? ओमिटीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्री पीजी के लिहाज से, जेट प्री पीजी AOW के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंखों, इंसेक्ट की आंखें होती है संयुक्त नेत्र, और संयुक्त नेत्र की एक यूनिट क्या कहलाती है? ओमिटीडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जेट वालों के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोलस्का? इनमें से कौन सा प्राणी मोलस्का संघ से है? मोलस्का जैसे आपने सीपी, घोंगे नाम सुने होंगे, वो होता है मोलस्का। अब आपको अंदाजा लगाना है, सी स्क्वेट नहीं है, सी माउस भी नहीं है, सी हॉर्स भी नहीं है, इसका आंसर होता है समुद्री खरगोश, इसका है सी हेयर। अब आपको बताता हूं, सी स्क्वेट और समुद्री घोड़ा जो है दोनों, ये आते हैं कोरडेटा के अंदर। किसमें? कोरडेटा फाइलम के अंदर। अपने को पूछा है मोलस्का का, ठीक है। और जो सी माउस यानी कि समुद्री जो चूहा है वो एनेलिडा में आता है। किसमें? एनेलिडा के अंदर आता है, ठीक है। बचा कौन सा? समुद्री खरगोश, ठीक है। ये भी ना, जैसे अपने शंख, सीपी, घोंगे देखे, वो सारे मोलस्का के अंदर आते हैं। उनके ऊपर क्या है? ऊपर एक कवच रहता है, ठीक है। तो सी है यानी कि समुद्री खरगोश, इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों कोरडेटा में आ गए। समुद्री चूहा एनेलिडा यानी कि केंचुए का भाई बहन होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला है निमेटोडा शब्द किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेट 2014 में आया था, बड़ा ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था ये। जेट 2014 के अंदर अभी निमेटोडा शब्द किसने दिया? प्री पीजी में भी आता है, AOW के अंदर रहता है, क्योंकि इनके क्वेश्चन प्री पीजी, AOW, ICAR सब जगह आते हैं। अब इनका एक एक चीज करके देखें, नीचे से लेते हैं। सबसे पहले लेमार्क का देख बात करते हैं। लेमार्क का नाम सबने सुन रखा होगा। इसने क्या किया था? लेमार्क एक बायोलॉजिस्ट था, जीव विज्ञानी था। इसने कोरडेटा और नॉन कोरडेटा जो होते हैं ना, यानी कि पृष्ठवंशी और अपृष्ठवंशी, जानते तो होंगे पृष्ठवंशी अपृष्ठवंशी क्या होते हैं? रीढ़ की हड्डी वाले, बिना रीढ़ की हड्डी वाले, उन जीवों का क्लासिफिकेशन किया था लेमार्क ने। लेमार्कवाद ने बहुत सारी फिलोसॉफियां भी दी थी। बात करते हैं डार्विन की। डार्विन ने वंशवाद का सिद्धांत दिया था, डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वो भी इसी का सिद्धांत था, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रोबेन। ग्रोबेन एक साइंटिस्ट था, ये भी जूलॉजिस्ट था एक प्रकार से, लेकिन ग्रोबेन ने जो स्टडी की थी ना, वो तो की थी उसने मोलस्का पे। किस पे? मोलस्का के ऊपर ज्यादा इसने अध्ययन किया था, सीपी, घोंगे जो होते हैं उनके ऊपर। बच्चा कौन सा है? गिगेनबार। तो इसका जो राइट आंसर था स्टूडेंट्स, वो था गिगेनबार। क्या था? गिगेनबार था इसका राइट आंसर, गिगेनबार होगा, ये नोट कर लीजिए। वैसे अगर फादर ऑफ इसका पूछा जाए नेमेटोड का, तो वो निधम है। इसके अलावा अमेरिकन और एक यूरोपियन नेमेटोलॉजी, एक अमेरिकन नेमेटोलॉजी, एन कोब भी है। निधम ने पहला खोजा था प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड, तो एन कोब को वैसे माना जाता है, लेकिन निधम ने पहला प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड खोजा था, यानी कि PPN, प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड पहला खोजा था निधम ने। तो पहला प्लांट पैरासाइटिक नेमेटोड का अगर पूछा जाए तो कहीं ना कहीं निधम ही रहता है, बाकी एन कोब इसका आंसर रहता है। अगर एन कोब है तो आपको एन कोब पे जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो क्या था? गिगेनबार। अगला क्वेश्चन आता है, फुल फॉर्म ऑफ BHC। BHC का पूरा नाम क्या है? सबको पता है क्या है? इसको क्या कहते हैं? 6 कहते हैं। 6 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। हेक्साक्लोराइड मतलब हाइड्रोजन, क्लोरीन भी कितने रहते हैं इसमें? 6 रहते हैं। सारी चीजें क्या रहती है? 6 के संपर्क में रहती है, ठीक है। कार्बन जो भी होता है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये सारे क्या है? 6 में रहते हैं। अब देखो, बेंजीन हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हाइड्रोक्लोराइड है, और तीसरा बेंजीन हाइड्रोकार्बन। तो क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, नॉर्मल सी बात है। तो इसका आंसर क्या होगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब यहाँ पे बताओ ये BHC कौन से ग्रुप में आता है? जैसे मैंने पहले बोला था, ये OC ग्रुप का है या OP ग्रुप का है। तो इसमें क्लोरीन आ रहा है, तो कौन से ग्रुप का होगा? OC ग्रुप का होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन भी जेट 2014 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये वो क्वेश्चन वापस आ गया जो पहले रिपीट हुआ था 2013 के अंदर, और वापस 14 में रिपीट हुआ, सॉरी 15 के अंदर रिपीट हो गया है। इस बार फिर से इसने पूछा है, विच नेमेटोड इज कॉमनली नोन एज सिस्ट नेमेटोड। मैंने बताया था सिस्ट से सारे नफरत करते हैं, नफरत का मतलब होता है हेट,
तो क्या हो जाएगा आंसर इसका हेटेरोडेरा। अब वापिस वो देखो ऑप्शन वो के वो ही रख दिए इन्होंने। मेलिड ट्राइकोडोरस का मैंने बताया था स्टबी होता है, स्टबी रूट निमेटोड होता है। मेलिडोगाइनी जो होता है वो रूट नोट होता है, ठीक है। हेटेरोडेरा आई दिया, राडोफिलस होता है पकड़ के राड दिया क्योंकि वो बुर्रा बुर्रा कर रहा था, तो ये आ जाएगा बुर्रो नेमेटोड, बुर्रो या बुर्रोइंग नेमेटोड, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूंगा कि DCI अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अलावा एक ऐप भी है, तो आप DCI नाम से प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप खोलने के बाद इस तरह का लोगो आपके सामने आएगा, और ये चीज़ जो आपको दिख रही है आपके सामने, इस तरह की अगर चीज़ शो हो रही है वो DCI की खुद की ऐप है। लोगो आप लोगों के सामने है, इवन स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो लोगो देख के ही ऐप डाउनलोड करें। अगला आता है प्रावण पॉलीमोन में कितने जोड़ी संधिहित पांक पाए जाते हैं जेट 2015 में। देखो बच्चों जेट के अंदर तो झींगा मैंने पहले बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोल रहा है कि झींगे के शरीर में कितने अंग पाए जाते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले उसका सिर होता है इस तरह से, फिर ये उधर होता है, वक्ष होता है, फिर इसके पीछे ये उधर रहता है। सिर और वक्ष क्या है उसका आपस में मिला हुआ रहता है, इसलिए इसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिफेलोथोरेक्स। हेड और धड़ जो होती है वो दोनों मिली हुई रहती है, एक दूसरे के अंदर फंसी हुई रहती है, इसलिए इसको सिफेलोथोरेक्स कहते हैं, ठीक है। हेड में से 5 खंड होते हैं, वक्ष में 8 होते हैं, और जो एब्डोमेन होता है उसमें 6 होते हैं। अब आप आइडिया लगा लो, 5, 8, 13 और 6 19 खंड हो गए, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 19 खंड होगा। ये नोट कर लीजिए, कई बार अलग अलग पूछ लेते हैं। सिर में 5, वक्ष में 8 और 6 किस में होते हैं? उधर यानी कि पेट में। लेकिन इसमें ऐसे नहीं पूछा जाता है, सिर और धड़ दोनों मिलके कितने बनाते हैं? 13 खंड बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 8 और 5 13 खंड, क्योंकि ये सिफेलोथोरेक्स है। अब बात करते हैं 20 खंड किस में होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 20 खंड होते हैं कीट की भ्रूणीय अवस्था में। किसकी? कीट की भ्रूणीय अवस्था में। ये क्वेश्चन आता है, या तो यूं पूछ लेंगे कॉकरोच की भ्रूणीय अवस्था में कितने खंड होते हैं, या इंसेक्ट की भ्रूणीय अवस्था में, या इंसेक्ट में टोटल कितने खंड होते हैं, ये भी पूछे तो भी 20 ही होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, 22 और 24 का ऐसा कोई लफड़ा है नहीं, तो ये कीटों के अंदर होता है। तो स्टूडेंट्स ये चीज भी ध्यान में रखना। वापिस से रिपीट हुआ वही क्वेश्चन जेट 2015 में जो 13 के अंदर आया था। ट्राइकोनिम्फा सिम्बाइटिक है, कौन से जीव में पाया जाता है? मैंने बताया था व्हाइट ग्रब में नहीं होता है, दीमक में होगा, टिड्डे में भी नहीं होता है, खपरा बीटल में भी नहीं होता है, क्योंकि खपरा बीटल तो दानों को खाता है। स्टोरेज इंसेक्ट है। ये क्या है? स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब भंडारण में लगने वाला। ये कहाँ लगता है? भंडारण में। टिड्डी तो क्या है? वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस का मतलब है किसी भी चीज को खा लेगी, सर्वभक्षी है। टर्माइट सिर्फ सेलुलोज को खाती है। किसको? सेलुलोज कहीं भी मिल जाए, लकड़ी में मिल जाए, गोबर में मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, खा लेगी। और व्हाइट ग्रब जो होती है वो सोइल के अंदर रहती है। कहाँ रहती है? सोइल में रहती है। और प्लांट का कौन सा पार्ट सोइल में रहता है? जड़। तो ये कहाँ लगती होगी? ध्यान रखो, रूट में लगती है। कहाँ लगती है? रूट में। और टर्माइट भी कहाँ लगती है? रूट में ही लगती है। देखो क्यों? टर्माइट भी जमीन में रहती है, जमीन से होती हुई ऊपर आती है, तो कहीं ना कहीं जमीन और ऊपर दोनों से नुकसान पहुंचाती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है टर्माइट। क्या है? टर्माइट, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है टर्माइट। अगला क्वेश्चन वापिस देखते हैं। जेट 2015 के अंदर आया था। 13 के अंदर क्वेश्चन आया था भी एक्सक्रीशन किससे होता है, यानी कि उत्सर्जन किससे होता है। इस बार क्या पूछ लिया कि कॉकरोच के अंदर सांस कहां से लेता है। जैसे अपन नाक से सांस लेते हैं, तो कीट कहां से सांस लेता है? कॉकरोच भी क्या है? एक प्रकार का इंसेक्ट है। इंसेक्ट को क्या कहते हैं? कीट ही कहते हैं। तो जो कॉकरोच के अंदर श्वसन होगा, मान के चलो कि सभी कीटों में वही होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले करते हैं ट्रेकिया, दूसरा है लंग्स, तीसरा है गिल्स, या फिर सभी। 4 ऑप्शन आए हैं। ट्रेकिया का मतलब होता है नलिकाएं होती हैं। ट्रैक मतलब आपने ट्रैक नाम समझा होगा, ट्रैक छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, इनको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। लंग्स यानी कि फुफ्फुस, ठीक है, फेफड़े जो होते हैं। गिल्स जलीय जीवों में होते हैं। गिल्स किस में पाए जाते हैं? जलीय जीवों में। तो ये तो हो नहीं सकता। ये क्या हुआ? यहाँ कट गया। गिल्स से तो नहीं होगा क्योंकि कॉकरोच पानी में नहीं रहता, ठीक है। फिर इसका मतलब आलोवा भी कट गया।
क्योंकि एक तो है ही नहीं, तो ऑल ऑफ अबव भी गया, बच्चे कौन से? 2। लंग्स, फुफ्फुस, फेफड़े, कीड़ों में फेफड़े तो होते नहीं है, तो बच क्या गया? ट्रेकिया। देखो ट्रेकिया इसका राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। ट्रेकिया का मतलब होता है छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं, अंदर ट्रैक बनाती हुई चलती हैं, इसलिए इसको ट्रेकिया नाम दिया गया। इसके अलावा ट्रेकिया द्वारा माइट के अंदर भी होता है, सभी माइट्स में नहीं होता है, स्पाइडर में नहीं होगा, माइट्स वगैरह के अंदर भी ट्रेकिया के द्वारा ही होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कॉकरोच में किससे होता है, आपसे पूछ ले कि टिड्डी में किससे होता है, आपसे पूछ ले कि भी बर्ड्स में, सॉरी तितलियों में किससे होता है, तो सब में किससे होगा? ट्रेकिया से, क्योंकि जितने भी कीट हैं उन सब में किस में होता है? ट्रेकिया में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब ये नाम आ गए, देखो साइंटिफिक नेम आ गए। ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम किसका प्रचलित नाम है? जैसे पूछा था ना सिस्ट नेमेटोड का नाम क्या है, अपने को पता है सिस्ट से सारे नफरत करते हैं, हेट करते हैं, तो हेटेरोडेरा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेटेरोडेरा किसका नाम है, तो आप जल्दी से बता दोगे सिस्ट नेमेटोड का नाम है। यहाँ पे इसने क्या दिया? ट्रोगोडर्मा ग्रेनेरियम किसका नाम है? तो ये होता है स्टूडेंट्स खपरा बीटल का। किसका? खपरा बीटल का। बाकी सबके भी लेके चलते हैं अपन। राइस मील मोथ होता है, राइस मील मोथ होता है, इसको कहते हैं कोरसायरा, कोरसायरा स्पीसीज। आगे कुछ सिफेलोनिका भी लिखा हो रहता है, ठीक है। राइस विलस, विविल, चावल में जो घुन लगता है वो राइस विविल होता है, ये होता है सिटोफिलस, सिटोफिलस ओराइजी, और स्पेलिंग का मिस्टेक हो सकता है, लेकिन सिटोफिलस ओराइजी रहता है। और इसके बाद होता है पल्स बीटल, ये होता है दाल में लगने वाला घुन, चने के अंदर एक घुन लगता है जिसको पल्स बीटल कहते हैं। इसका नाम होता है कोलसोब्रूचस चाइनेंसिस, कोलसोब्रूकस चाइनेंसिस। तो इनमें से कोई भी आपको नाम दे सके। अगर ये 3 ऑप्शन में आए हैं तो नो डाउट आपके सिलेबस से रिलेटेड ही आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर बार खपरा का ही पूछा जाए, इनमें से किसी का ही पूछ लिया जा सकता है। आपको नाम याद रखना है, राइस मील मोथ कोरसायरा, ठीक है, राइस विवल स्टिफ सिटोफिलस ओराइजी, ओराइजी नाम छुपा हुआ है इसमें, और पल्स बीटल जो होता है वो होता है कोलसोब्रूकस चाइनेंसिस, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है निम्न में से किस कृषि तरीके से कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है? जेट 2015 में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल मीन ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल। ये बोल रहा है भी कल्चरल कंट्रोल, यानी कि खेती बाड़ी करके ऐसा काम करना है जो किसान को करना ही पड़ता है, उसके द्वारा वो कंट्रोल करेगा। अब देखो सबसे पहले आता है हीट। हीट का मतलब क्या होता है? तापमान। तो सूरज, अगर सूरज की वजह से या आग लगने की वजह, किसी वजह से अगर क्रॉप के अंदर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जमीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो तो कोई खेत का काम नहीं है, वो तो अपने आप नेचुरल है, तो ये कट गया। लाइट, प्रकाश भी नहीं हो सकती क्योंकि वो तो नेचुरल है, सूरज जाएगा तब लाइट नहीं रहेगी, आएगा तो लाइट रहेगी, ठीक है। हैंड पिकिंग, हाथ से तोड़ना, ये भी नहीं है। हाथ से तोड़ने मतलब आप मशीन से या हाथ से कोई चीज तोड़ रहे हो तो वो एक प्रकार की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर नहीं आता है। अपने को कृषि कार्य करना है, कृषि कार्य के अंदर ये आता है फसल चक्कर। क्या आता है? फसल चक्कर। कहने का मतलब है एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस ऐसी कौन सी है जो कीड़ों को कंट्रोल करने में माहिर हो सकती है। किसने पूछा? कृषि तरीके से। किससे? कृषि के ऐसा तरीका अपनाना है जिससे कि कीड़े कंट्रोल हो जाएं। तो तरीका एक ही है इनमें, कौन सा? हीट का कोई, हीट अपने आप में कोई तरीका नहीं है, लाइट भी अपने आप में कोई तरीका नहीं है, हाथ से पकड़ना करना भी कोई तरीका नहीं है। आप हाथ से फसल के फल फ्रूट तोड़ सकते हो, जैसे रुई को बीन सकते हो, लेकिन आप इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन क्रॉप रोटेशन एक ऐसी चीज है जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का मुख्य पार्ट है। तो इसका राइट जो आंसर है वो किसके साथ जाएगा? क्रॉप रोटेशन, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का एक तरीका है, खेती करने का एक तरीका है। बाकी हीट, लाइट, टेम्परेचर, ये दोनों स्टूडेंट्स के कौन से कंट्रोल में आते हैं? ये आते हैं फिजिकल कंट्रोल में। किसमें? फिजिकल कंट्रोल के अंदर। ये ध्यान रखना, ये किस कौन से कंट्रोल में आएंगे? फिजिकल कंट्रोल में। और हैंड पिकिंग जो रहता है वो मैकेनिकल कंट्रोल में आता है, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक कंट्रोल में, ठीक है। अगला है, वापिस आया है क्वेश्चन, इंसेक्टिसाइड से पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पिरेटरी पॉइजन। देखो श्वसन पॉइजन क्या है? श्वसन पॉइजन, सांस के द्वारा, जैसे सूंघाने पे वो मर जाएगा, मतलब कोई भी कीड़ा है चाहे मनुष्य है, सूंघने से मौत हो जाती है उसकी। तो HCN का मतलब होता है
हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, ठीक है, पायरेथ्रम और लिंडेन, 4 नाम हैं। अब एक चीज इनमें शोषण विष कौन सा हो सकता है? देखो हाइड्रोजन साइनाइड, DDT, पायरेथ्रम या लिंडेन। देखो इनमें से पायरेथ्रम है ना, ये किससे मिलता है? गुलदाउदी से। किससे? गुलदाउदी से, ठीक है। और लिंडेन जो है वो BHC का क्या है? गामा आइसोमर रहता है। क्या रहता है? गामा आइसोमर। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिंडेन क्या होता है? BHC का गामा आइसोमर होता है 99%। BHC का गामा आइसोमर लिंडेन कहलाता है। पायरेथ्रम गुलदाउदी, यानी कि ये बॉटनिकल हो गया। क्या हो गया? प्लांट से मिलने वाला है। DDT है OC ग्रुप में आएगा। किस में? और ये BHC भी किस में ग्रुप में है? OC ग्रुप में। और गुलदाउदी किस में आ गई? बॉटनिकल ग्रुप में आ गई। अब देखो, आपने भोपाल गैस त्रासदी का नाम सुना होगा। वहां पे गैस लीक हुई थी MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अपने घरों में स्टोरेज जो स्ट्रक्चर होती है उनमें कुछ टेबलेट यूज करते हैं, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। क्या करते हैं? फॉस्फाइड, ठीक है। चूहों को मारने के लिए बिलों में डाला जाता है जिंक फॉस्फाइड। वो भी क्या है? फॉस्फाइड। तो एक चीज कॉमन है इन सब में। देखो हर चीज को समझ के चलना चाहिए, ट्रिक्स के साथ चलोगे, ये रटने वाली चीजें होती हैं। अब देखो जिन जिन नाम के पीछे आइड लगा रहता है वो सारी की सारी श्वसन पॉइजन होते हैं। वो क्या होते हैं? सारे के सारे श्वसन पॉइजन होते हैं। तो बच्चों बताओ, इन चारों के अंदर आप देख सकते हो आइड एक ही नाम के पीछे है, वो है हाइड्रोजन साइनाइड। और साइनाइड क्या होती है? हमेशा गैस होती है। क्या होती है? गैस होती है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड भी गैस है और जिंक फॉस्फाइड भी गैस फॉर्म में होते हैं। जब तक पैकेट में बंद रहेंगे तब तक ठीक है। जैसे इनके सामने वायु मिलेगी, एयर में आएंगे, ये गैस रूप में मिल जाएंगे और बहुत इंस्टेंटली डेथ होती है इंसान की या कीड़ों या मकोड़ों की, ठीक है। तो आइड जिसके पीछे लगा हुआ है, जैसे मेथिल ब्रोमाइड, ये भी गैस फॉर्म है और हाइड्रोजन साइनाइड भी क्या है? गैस फॉर्म है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वो चीजें होती हैं जो आप लोग कभी गैस नहीं कर पाते हो, रट्टाफिकेशन लगाने की जरूरत नहीं है, स्मार्ट स्टडी करने की जरूरत है। और ये होती है स्मार्ट स्टडी, ऐसे करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, कोटा नगरी के अंदर आपके हाड़ौती क्षेत्र में द्रोणा केयर इंस्टीट्यूट आपके कोटा शहर में आ चुका है। यहाँ नए बैच ही प्रारंभ हो चुके हैं और रहने करने के लिए कोचिंग के साथ साथ हॉस्टल की भी व्यवस्था है। तो आप जल्द से जल्द यहाँ ज्वाइन करें और सभी सुविधाओं का लाभ उठाएं। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है उसमें कार्बन नहीं होगा। जिसमें कार्बन होता है वो ऑर्गेनिक है, जिनमें कार्बन नहीं होता वो इनऑर्गेनिक यानी कि अकार्बनिक होता है। तो निम्न में से कौन सा अकार्बनिक कीटनाशी है, ये पूछ रहा है, कौन सा है। देखो रोटेनॉन कोई प्लांट होता है, उसके रूट से प्राप्त होता है। किससे? रोटेनॉन रूट से प्राप्त होता है। तो क्या है? प्लांट है, प्लांट में तो कार्बन होगा, तो ये तो नहीं है, अकार्बनिक नहीं है ये। दूसरा है पायरेथ्रम। पायरेथ्रम मैंने बताया था ये भी क्या है? फूलों से, ये फ्लावर से प्राप्त होता है, प्लांट के, गुलदाउदी के। तो ये भी नहीं है, प्लांट से है। तो प्लांट क्या रहता है? प्लांट तो कार्बनिक होता है, जंतु और पादप दोनों कार्बनिक होते हैं, ठीक है। जिंक फॉस्फाइड, इसमें जिंक है और फॉस्फोरस है, ठीक है। एक बार इसको यहीं छोड़ते हैं। चौथा है निकोटिन। निकोटिन होता है तंबाकू। क्या होता है? तंबाकू। तो ये भी क्या है? प्लांट है। तो प्लांट है तो ये भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा? जिंक फॉस्फाइड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जिंक। देखो इसमें जिंक और फॉस्फाइड है, कहीं भी कार्बन का नाम नहीं है, कहीं भी कार्बन नाम नहीं है, कार्बामेट या कार्बन ग्रुप है ही नहीं है। तो एक प्रकार से ये क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक होगा। रोटेनॉन प्लांट से प्राप्त होता है तो ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक और ये भी ऑर्गेनिक। लेकिन जिंक फॉस्फाइड जो बचता है ये क्या है? इनऑर्गेनिक होता है। लीड आर्सेनेट, पेरिस ग्रीन, जिंक फॉस्फाइड, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो ये सारे क्या होते हैं? ये इनऑर्गेनिक होते हैं, अकार्बनिक होते हैं।
तो आज की क्लास के लिए इतना ही था स्टूडेंट। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्यों आ रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, उसके ऑप्शन को कैसे देखना है। सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहली बात है क्वेश्चन को अच्छे से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक बार अगर आपने ओमआर में टिक कर दिया, गोला काला कर दिया, उसके बाद आप मिटा नहीं सकते। ठीक है, ऑप्शन अच्छे से पढ़ना है। फिर हर एक ऑप्शन के 1 से 4 जो ऑप्शन हैं, इन ऑप्शंस को जज करना है, क्या ये है या है नहीं तो किस में है, तो उसको काट दो। जो है उस पर संशय बना हुआ है तो उसको आप रख सकते हो। तो इस तरह से आपको चारों के चारों ऑप्शन जो है वो अच्छे से रीड करने हैं, तब जाके आपका राइट आंसर आपके सामने आएगा। ऐसे उड़ते हुए हवा में ऐसे नहीं करना है। जैसा कि मैंने समझाया था एक एक ऑप्शन के अंदर इसका मतलब क्या है, ये किस में है, ये किस में है। तो ऐसे आपको जज करना है पहले 4 ऑप्शंस को, फिर आपको आगे की प्रक्रिया शुरू करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर अपन डिस्कस करेंगे। अभी अपन ने 2013 से 2015 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे इन सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया है। और आपने देखा होगा इसमें 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीट हुए, घुमा फिरा के ऑप्शन चेंज कर दिए, या फिर उनका साइंटिफिक नेम पूछा था तो फिर उसके बाद उसका असली नाम पूछ लिया, फिर उसका साइंटिफिक नेम पूछ लिया। झींगा बहुत बार पूछा, कॉकरोच बहुत बार आया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्लासों में अपन 2016 से जो आगे कंटिन्यू के जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, धन्यवाद, थैंक यू।